नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको समय समय पर स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी का सॉल्वर्ड पेपर पार्ट 2। ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की ओर। इसको ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। अब सबसे पहली बात आती है, वंशक्रम क्या होता है, मतलब वंशानुक्रम क्या होता है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक जो विशेषताएं होती है वो उनकी संतानों में संक्रमित हो जाती है ना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं। कुछ चीज़ें जो माता पिता की हमारे अंदर आ जाती है वो चीज़ होती है वंशक्रम, वंशानुक्रम कहलाती है। तो ये चीज़ें संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव की। बी है शारीरिक संरचना के विकास की। सी है सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व की। और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव की। ये चीज़ें क्या है, वंशक्रम को निर्धारित करती है और बाकी चीज़ें वंशक्रम में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन सही नहीं है। फर्स्ट है, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। नेक्स्ट है, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये एकदम गलत है, क्योंकि जो प्रारंभिक जीवन की जो भी नकारात्मक नेगेटिविटी जो इंसिडेंट हो जाते हैं उन चीज़ों से इसमें बताया गया कि अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये एकदम गलत है, क्योंकि उन चीज़ों से अध्यापक उबर सकता है, कोई भी व्यक्ति उन चीज़ों से उबर सकता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। परिपक्वता और अधिगम दो चीज यहाँ पर दी गई है। ओके, अब देखो सबसे पहली बात अधिगम। अधिगम क्या है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया न होकर क्या है, सप्रयत्न प्रक्रिया है। मतलब अपने खुद का हमें प्रयत्न करना पड़ेगा अधिगम के लिए, है ना, कुछ सीखने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और परिपक्वता क्या है, परिपक्वता से तात्पर्य क्या है, समय का मांसपेशियों एवं स्नायु संस्थान में होने वाले परिवर्तन संबंधी परिणाम से है। ओके, परिपक्वता अलग चीज़ है और अधिगम क्या है, अलग चीज़ है। अधिगम में क्या है, हमें खुद से प्रयत्न करना पड़ेगा, जबकि अधिगम का अर्थ क्या होता है, वातावरणीय दबावों के फलस्वरूप व्यक्ति की क्रिया, जो मतलब जैसे वातावरण उसको मिलेगा उसके अनुसार जो वो क्रिया करता है, जो कुछ वो सीखता है, क्या प्रयत्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, अब इसमें से क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बी, यह अभ्यास पर निर्भर करती है। सी, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। डी क्या है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, यह एक क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ओके, क्योंकि परिपक्वता तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये क्या है, ये परिपक्वता में नहीं आते हैं। बी क्या है, यह अभ्यास पर निर्भर करता है। तो वो जैसा हम अभ्यास करेंगे, जो हम प्रयत्न करेंगे वो उसको हम अधिगम बोलते हैं, क्या हम सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। अब विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, 4 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बी, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। डी, प्रारंभिक विकास के बाद 1 मिनट, प्रारंभिक विकास के बाद बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है।
तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, विकास से संबंध नहीं रखता। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, संभाव्य खतरे नहीं होते, इसमें दिया गया नहीं होते, लेकिन खतरे तो विकास में होते हैं। ओके, किसी भी जगह खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा विचार के विपरीत है। मैंने दोस्तों पहले बताया था कि गैंग समूह में रहना बालक कब सीखता है, ये सीखता है बालक उत्तर बाल्यावस्था में। ओके, तो यहाँ पे है दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। इनमें से कौन सा विचार के विपरीत है, मतलब इस विचार से अलग कौन सा है वो हमें देखना है। ऑप्शन ए, वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है। बी, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। सी, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। डी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, दल और गैंग का सदस्य, ये जो ये बताया गया है इससे विपरीत है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें करेक्ट है। वयस्कों पर निर्भर, बड़ों के ऊपर निर्भर न होकर खुद से सीखता है, ये करेक्ट है। जिम्मेदारियों को भी निभाना सीख जाता है गैंग में रहने से। नेक्स्ट है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये जो झगड़ा करता है बात बात पे, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये इसके बिल्कुल एकदम विपरीत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तरकणा आधारित होती है। ये दोस्तों गलती से 16 हो गया, ये 6 है। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तरकणा आधारित होती है। ऑप्शन ए है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। सी, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। डी है, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। ओके, ये 4 ऑप्शन है, ये इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, मतलब मोटिवेशन। इस चीज़ को जो हम बोलते हैं मोटिवेशन, कोई भी हमें मोटिवेट करता है, जैसे घर में अपने परिवार के सदस्य करते हैं, दल और गैंग में अपने दोस्त करते हैं, स्कूल में अध्यापक करते हैं, कुछ भी चीज़ हम जो वो हमें प्रेरित करते हैं और हम उससे प्रेरित होकर कुछ अच्छा कार्य करते हैं। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से अभिप्रेरणा का परिणाम कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। फर्स्ट है, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। एकदम करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले वो 1 घंटा नृत्य करती थी और उसके बाद में उससे किसी से प्रेरित होकर मोटिवेट होकर उसने क्या किया, 1 घंटे से 2 घंटे कर दिया, मतलब कुछ अच्छा किया, मतलब ज़्यादा किया। नेक्स्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन कर दिया था। तो नेक्स्ट सी है, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। पहले वो इसमें रुचि नहीं दिखाता था और अब उसने किसी से मोटिवेट होके अब ये रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी, स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट है, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। पहले ऐसा नहीं था, अब राम ने क्या किया है, तेजी से आधुनिक और प्राचीन ऐतिहासिक जो प्रवृत्तियाँ है उसमें सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन कर दिया, यह भी प्रेरणा का परिणाम नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। फर्स्ट है, विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। बी, विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। सी, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। डी है, वह विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा
कार्य निष्पादन के महत्व की क्या देता है, सूचना देता है। ये क्या है, प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा ये। ओके, और उपलब्धि प्रशंसा भी क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा का एक रूप होता है। अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक शक्ति है जो अनुक्रिया या व्यवहार को तीव्र करती है। अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक शक्ति है, और ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। ओके, दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। अब अधिगम की बात आ गई। अधिगम मैंने अभी पहले बताया कि कोई भी बालक स्टूडेंट खुद के प्रयत्नों से जो चीज़ सीखता है उसे हम अधिगम बोलते हैं। ओके, व्यवहार उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया जो बोला था ना मैकडूगल ने, उसे हम अधिगम कहते हैं। तो अधिगम क्या है, हमारे व्यवहार में जैसे हम परिवर्तन करते जाएंगे वो एक तरह से अधिगम है। आज हमें जैसे किसी बच्चे को पढ़ना नहीं आता तो वो थोड़े दिनों के बाद पढ़ना सीख जाता है, मतलब खुद का प्रयत्न करके वो पढ़ना सीख जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि अधिगम, उसने कुछ सीखा है। ओके, तो इसमें क्या अधिगम को प्रदर्शित करता है वो हमें देखना है। फर्स्ट है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। सेकंड है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना। सी छड़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। ओके, 3 से 5 वर्ष की अवस्था में छड़ना, भागना और फेंकना। और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ये क्या है, अधिगम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये चीज़ें सभी तो करते नहीं, ये चीज़ें सीखी जाती है। बड़ों से देख के हम क्या, छोटे बच्चे क्या करते हैं, बड़ों से देख के चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि हमें कहाँ पे हाथ अभिवादन करना चाहिए, और तो वो ये चीज़ें हमसे सीखते हैं। तो ये क्या है, अधिगम को प्रदर्शित करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चित्र, बी है ये उल्टा हो गया दोस्तों, बी है मांसपेशीय क्रियाएं, सी है प्रतीक एवं चिन्ह, डी है भाषा। तो यहाँ पे कौन सा क्या चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है, मतलब हम जो सोचते हैं इन चीज़ों में कौन सा जो कम महत्वपूर्ण है वो कौन सा होगा। तो ये होगा चिंतन की प्रक्रिया में मांसपेशीय क्रियाएं, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ओके, बाकी तीनों चीज़ें ये चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। बी अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड न प्रदान करना। ग्रेड न प्रदान करना, कई बार दोस्तों क्या होता है, हम ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते नहीं है ना, ये न प्रदान करना, ग्रेड प्रदान करना हम उल्टा पढ़ लेते हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान देनी है। सी है ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ऑप्शन डी है अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो यहाँ योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया का पता लगाना। मूल्यांकन का तो मतलब ही ये होता है कि हम विद्यार्थियों का आकलन करते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है, उसकी उपलब्धि का हमें पता चलता है। ओके, नेक्स्ट है राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया, क्योंकि स्टार्टिंग में खरगोश से राजू डरता था ना। अब धीरे धीरे जब खरगोश को उसके पास लाया गया और अंत में क्या हुआ, राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लग गया। तो यह प्रयोग किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। बी है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सी है क्रिया प्रसूता अनुबंधन सिद्धांत। और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो दिया था पावलोव ने। ओके, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इससे रिलेटेड है। और ये प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने,
और सी क्रिया प्रसूता अनुबंधन सिद्धांत दिया था BF स्किनर ने। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आपको बार बार बताई जा रही है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। बहुत बार पूछा जाता है कि स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका के थे। ओके, अभी पहले भी मैंने पूछा था कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड वो कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रिया के। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। फर्स्ट है मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। बी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। सी, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बेटर ऑप्शन चुनना है कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस प्रकार अलग है, भिन्न है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है, बहिर्मुखी, है ना। और अंतर्मुखी क्या है, अपने ही अंदर डूबा रहता है, वो किसी से शेयर नहीं करता है। तो ये 2 चीज़ें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इसमें भी आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ओके, व्यक्तित्व व्यक्ति के क्या है, चरित्र, चित्त प्रवृत्ति, ज्ञान, शक्ति तथा शरीर का गठन करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का क्या करता है, निर्धारण करता है, व्यक्तित्व करता है। और ये व्यक्तित्व कितने प्रकार ये है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी 2 प्रकार के होते हैं। जो यहाँ पे बताया गया कि बहिर्मुखी क्या है, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा क्या करता है, वो अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करता है, और अंतर्मुखी इससे विपरीत है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, ये देखना है। ऑप्शन ए है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बुद्धि के बारे में बताया गया है। बी है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। सी, यह व्यवहार की गुणवत्ता में आंकी जाती है। डी, यह व्यवहार में परिवर्तनशील विशेषता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। ओके, तो ये क्या है, ये बुद्धि के बारे में, बुद्धि से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बुद्धि अपरिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि कई बार कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, बदल भी जाए। कई बार क्या होता है, कुछ नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव भी पड़ जाता है, कुछ बार सकारात्मक चीज़ों का प्रभाव पड़ने से और भी तीव्र बुद्धि हो जाती है। तो ये ऑप्शन एकदम गलत होगा। नेक्स्ट है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें एक संतुलित व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शायद ये क्वेश्चन पहले भी एक बार बताया गया है। इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। बी, इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। सी है, एम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। डी है, मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, मजबूत किसको बनाया जाता है, अहम को बनाया जाता है। और इसके मैं थोड़ी व्याख्या कर दूं, फ्राइड ने क्या, इद, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या है, तीनों व्यक्तित्व का आधार माना है, व्यक्तित्व के आधार माने हैं, ईद, ईगो, सुपर ईगो। जो बोला गया है इदम परम अहम, इदम अहम और परम अहम। ओके, तो फ्राइड के अनुसार जिन व्यक्तियों का साधारण अंतःकरण, क्या साधारण अंतःकरण मीन्स ईगो। ओके, ईगो क्या होता है, शक्तिशाली होता है, उनका व्यक्तित्व क्या है, संतुलित और बहुत ही प्रभावशाली होता है। समझ में आया दोस्तों, जिनका ईगो क्या है, शक्तिशाली है, अपना जो हम बोलते हैं ना, ईगो, बहुत ईगो दिखा रहा है, अगर किसी का ईगो शक्तिशाली होता है तो उसका व्यक्तित्व क्या होता है, एक संतुलित होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है, क्योंकि उनकी ईगो में, इड और सुपर ईगो में उचित संतुलन बनाए रखने की क्या है, क्षमता होती है। उन व्यक्तियों में क्या होती है, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा है। ऑप्शन ए, दूसरों के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना। बी, दूसरों के मूड को भाप जाना। सी, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। डी है, दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी उपयोग करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
मिलते जुलते संवेगों एवं उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। भेद मतलब अंतर कर पाना। मिलते जुलते संवेगों में और जो पछतावा है उनमें क्या है, अंतर कर पाना। किसका उदाहरण है? यह अंतर वैयक्तिक बुद्धि का उदाहरण है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते लैंगिक क्षमता की भावना के विपरीत है? इसमें ऑप्शन 4 है। ए, विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन बी है, प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। सी है, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यताओं पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। डी है, लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने के समस्त सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यताओं पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करे। ये क्या है, इसके विपरीत है एकदम। क्योंकि लड़कों को ही क्यों, या आज के सभी मतलब लड़के और लड़कियां दोनों समान होती है, दोनों को क्यों ना किया जाए, यहाँ पे ओनली लड़कों के लिए दिया गया है। तो ये एकदम एक तरह से रॉन्ग, इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, लैंगिक समता की भावनाओं के विपरीत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझ सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए, आंखों के संपर्क के आधार पर। बी, बुद्धि के आधार पर। सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। डी है, गृह कार्य के आधार पर। अब कैसे समझ सकता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ओके दोस्तों, क्योंकि उनके साथ वो बात करेगा, कैसा उनका विचार है, उन्हीं से वो अच्छे से जान पाएगा कि कौन व्यक्ति कैसा है। ओके दोस्तों, इसमें कोई गृह कार्य नहीं, कोई स्कूल नहीं है, आंखों से कुछ पता नहीं चल सकता हमें कि ये व्यक्ति कैसा है। और बुद्धि का भी हमें, बुद्धि का पता भी कब चलेगा? जब हम व्यवहार में आएंगे किसी के साथ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसे रखना चाहिए? 4 ऑप्शन है। ए है, कार्य केंद्रित। बी है, लक्ष्य केंद्रित। सी है, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। और डी है, पुरस्कार प्रेरित। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इफेक्टिव आंसर होगा कार्य केंद्रित। एक सृजनशील बालक क्या होता है? कार्य केंद्रित होता है। सबसे इफेक्टिव है कि वो कार्य के प्रति उसकी लगन होनी चाहिए। ठीक है, पुरस्कार तो बाद की बात है। कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, वो लक्ष्य के लिए नहीं, पहले वो अपने कार्य को करता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है, ये देखना है। ऑप्शन ए है, बालकों की देखभाल के अनुभव उनके स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। बी है, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। सी है, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। और डी है, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ये क्या है? वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। ये विशेषता क्या है? वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी देखभाल ये तो किसी के लिए भी हो सकता है, जरूरी नहीं वंचित वर्ग के लिए ही हो। ओके दोस्तों, बाकी सभी वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की विशेषताएं हैं। क्योंकि विद्यालय में अच्छा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता उन लोगों को, वो क्या है, वंचित वर्ग में हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जब विद्यालय में उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो बच्चा पिछड़ जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों के लिए कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? ए है, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। बी है, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है, स्व अध्ययन करने के अवसर प्रदान करना। डी है, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। मतलब एकदम छोटे तरीके से उसको इजीली समझाना, इजीली वे में उनको समझाना। ऐसा नहीं कि एकदम से ही हम आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझा नहीं रहे हैं।
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है उन बच्चों के लिए जो क्या है, पिछड़े बालक हैं। ओके दोस्तों, आज जो और मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन होते हैं? वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 60 से मतलब 60 से कम होती है। ओके, और इसके अंतर्गत मंदबुद्धि, मूढ़ तथा जड़बुद्धि बालक आते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, वो देखो। विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, बी है व्यक्तित्व को ढालने के लिए, सी है दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतनोद प्रगटीकरण हेतु, डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। ये इन सभी का विकास करने के लिए, व्यक्तित्व को डालने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नृत्य, ड्रामा, शिल्पकला, ये तो हमारी क्या है, एक आउटस्टैंडिंग पर वो है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे ये चीज़ें। विशिष्ट गुणों के विकास के लिए ये भी करेक्ट है। और दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतनोद के प्रगटीकरण हेतु भी इन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। ये किसकी विशेषता है, कौन से बालकों की विशेषता है? ऑप्शन ए है धीमी गति से सीखने वालों की, बी है सामान्य एवं औसत अधिगमकर्ता की, सी है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, डी है अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अधिगम निर्योग्य बालकों की ये विशेषता है। क्या? वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई करते हैं। ओके दोस्तों, अधिगम निरोग्य बालक क्या है, भाषा दक्षता के क्षेत्र में और गणना के क्षेत्र में क्या रहते हैं, बहुत ही पीछे रहते हैं, पिछड़े हुए रहते हैं। और अधिगम निरोग्यता से आशय क्या है, वाणी, भाषा, वाचन, वर्तनी, लेखन, जो भी कौशल होते हैं चारों, और गणित की एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इन चीज़ों में क्या रहते हैं, वो पिछड़े हुए रहते हैं। इसलिए ये क्या है, अधिगम निरोग्य बालक है और इनको ये कठिनाइयाँ होती है। नेक्स्ट है फ, व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। किससे संबंधित है? इन अक्षरों में अंतर न कर पाना किस किस अधिगम की कौन सी समस्या है? तो ऑप्शन है ए अवधान केंद्रण की, बी है स्मृति की, सी है प्रत्यक्षीकरण की, डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, प्रत्यक्षीकरण की ये विशेषता है, इन अक्षरों में अंतर न कर पाना। जब बालक इन ध्वनियों का ठीक प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है तो वह क्या है, इनमें अंतर नहीं कर पाएगा। पहले जरूरी है उनको इनका प्रत्यक्षीकरण करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटी 2009 बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। अब ये यहाँ पे चार ऑप्शन है। इस अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से कार्य के लिए अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता? देखो, ऑप्शन ए है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, बी है आपदा राहत कार्य में, सी है चुनाव संबंधी कार्य में, डी है प्लस पोलियो कार्यक्रम में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्लस पोलियो कार्यक्रम में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता। बाकी सभी में अध्यापक लगाए जाते हैं, आपको भी पता है। 10 वर्ष पश्चात जो जनगणना होती है, सेंसस होती है, उसमें लगाए जाते हैं। आपदा राहत, कोई भी आपदा, जैसे अभी कोरोना महामारी देख लो, अभी जो फिलहाल में चल रही है कोरोना पैंडेमिक, तो इसमें भी अध्यापकों को बहुत सारी ड्यूटियां दी गई है। सी है चुनाव इलेक्शन में तो लगाया जाता है, और डी है प्लस पोलियो कार्यक्रम, इसमें अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता। यह अधिनियम ये कहता है कि प्लस पोलियो कार्यक्रम में अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। एक मिनट दोस्तों, इस कानून में क्या है, शिक्षकों को केवल 3 कार्य जनगणना, आपदा राहत एवं चुनाव संबंधी कार्यों में ही लगाया जा सकता है। अर्थात शिक्षकों की ड्यूटी राष्ट्रीय महत्व के कार्यों को छोड़कर अन्य गैर शैक्षणिक जो कार्य होते हैं उनमें नहीं लगाई जा सकती। इसलिए प्लस पोलियो में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि यह, अब देखो 2 अनुसंधान बताए गए, क्रियात्मक अनुसंधान और एक है मौलिक अनुसंधान। तो ये दोनों आपस में कैसे भिन्न है? ए अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा
किया जाता है। क्या? क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। बी, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता। सी है, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है। डी है, यह न्यायादर्श पर आधारित होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान स्कूल में ही किया जाता है, कोई कठिनाई है उसका हल निकालने के लिए। ओके। और मौलिक अनुसंधान ये क्या है? शोधकर्ता, जैसे पीएचडी करते हैं लोग, तो ये मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। और क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? शैक्षिक समस्याओं के निपटारे हेतु संबंधित घटक द्वारा ही किया जाता है। ओके। जैसे स्कूल में शिक्षकों द्वारा ये अनुसंधान किया जाएगा। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान का क्या है? एक मुख्य उद्देश्य है। ओके दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान में। यहाँ 4 ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान में। देखो, ए है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। बी है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। सी है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। ओके दोस्तों, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनका जो उपकल्पनाओं का निर्माण कब होता है? क्रियात्मक अनुसंधान हम कब करते हैं? जब हमारे सामने कोई समस्या पैदा होती है, उत्पन्न होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जाता है। अब देखो 4 ऑप्शन। यह तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बी है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। सी है यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ये तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, एकदम करेक्ट है। बहुभाषा मतलब जहाँ बच्चों को अपनी रीजनल, सबसे पहले उसकी रीजनल जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो उससे सिखाया जाए। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। बच्चा उससे बहुत ज़्यादा सीखता है, क्योंकि बच्चा अपनी लैंग्वेज, अध्यापक की लैंग्वेज नहीं सीखेगा, बल्कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज से ज़्यादा सीख पाएगा। ओके दोस्तों, तो ये करेक्ट है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। कई बार क्या होता है, बच्चे को हिंदी आती है और वो इंग्लिश मीडियम में जाता है, तो उसको इंग्लिश नहीं आ पाती, तो उसका मन एकदम से बदल जाता है, वो अच्छे से सीख नहीं पाता है। तो सबसे पहले उसको हिंदी से सिखाया जाएगा, तभी वो ज़्यादा रुचि लेगा। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, अगर हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर, अपर प्राइमरी के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब विज्ञान विषय को सीखने के लिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है वस्तु का प्रेक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना। सी है वास्तविक अनुभव प्रदान करना। डी है अमूर्तता के द्वारा विषयों को सीखना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। ये क्या है? विज्ञान विषय के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी तीनों एकदम विज्ञान विषय को सीखने के लिए उपयुक्त माने गए हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। ए है एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। बी बैठने की लचीली व्यवस्था। सी है विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया। डी है विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यताओं के आधार पर समान होना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यताओं के आधार पर समान होना। ये क्या है? बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमत नहीं रखता, क्योंकि इसमें सभी आयु वर्ग के विद्यार्थी होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये एकदम गलत होगा इस बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के आधार पर, और यहाँ आंसर में ये डी ऑप्शन करेक्ट
होगा। ओके दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। ओके दोस्तों, चलते हैं, बाय।